नमस्कार मेरे आदरणीय शिक्षक और शिक्षिकाओं। आज हम आपके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो कि 2017 का पेपर है वो लेकर आए हैं। और इस पेपर के अंदर हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्रिएटिव इंक्लूशन जो हमारा पेपर है यानी कि समावेशी शिक्षा, इसके अंदर जो पेपर आया हुआ है वो किस तरह का था। और देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से ऐसा मानता हूँ और आप लोग भी ऐसा बिल्कुल मेरे से सहमत होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से एक तो हमको एक प्रारूप समझ में आ जाता है कि परीक्षा का क्या होगा, और साथ ही साथ हमको तैयारी करने का भी भरपूर समय मिल जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हम सटीक क्वेश्चन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और सटीक क्वेश्चन इनसे हम लोग तुलना करके, इससे कंपेयर करके वैसे क्वेश्चन ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में थोड़े बहुत हिंट्स के साथ मैं इसको पढ़ूंगा, प्रयास करूंगा। और आप लोग बिल्कुल कुछ भी कमेंट्स हो तो आप बिल्कुल भी दीजिए, कुछ सजेशंस हो दीजिएगा। और मैं आपको बताऊं कि अ, यहाँ पर मैं बीएड के सारे सेमेस्टर्स के पेपर यहाँ पे मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको जो भी सेमेस्टर के पेपर चाहिए, अगर आप मेरे कमेंट में करके एक बार को मुझसे मांग लेते हैं, तो मैं बहुत ही खुशी खुशी वो आपके लिए पेपर लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। जैसा कि अभी आप थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको पेपर का पैटर्न तो पता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग आपको अभी एक बार को बता देते हैं कि देखिए पहला सेक्शन जो होता है, सेक्शन ए खंड अ, ये बड़ा ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आपको जो अधिकतम सीमा दी गई है शब्दों की, वो है 50 वर्ड। यानी कि हर एक प्रश्न जो कि 2 नंबर का होता है यहाँ पे खंडों में, वो आपको 50 वर्ड में ही लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। और तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 50 शब्दों में ही लिखें हम लोग। और ये अगर आपको, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी आपकी पकड़ है, तो आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो 50 शब्द बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी। व्हाट इज इंक्लूसन, यानी कि समावेशन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इंक्लूशन क्या होता है। इंक्लूशन का मतलब होता है कि समावेशन करना, यानी समावेशन किनका करना। समावेशन उन बच्चों का करना, उस समाज के उन वर्ग से आने वाले बच्चों का करना जो कि पिछड़ी जाति से हो सकते हैं, किसी कारण से आर्थिक पिछड़ापन के शिकार है, या फिर किसी कारणवश उनको अभी तक जो आवश्यक और भरपूर जो शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल पाए। वो बच्चे भी हो सकते हैं जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है या आंशिक रूप से शारीरिक विकलांग है। तो इस तरह के वो सारे बच्चे बिना किसी भेदभाव के, रंग रूप के भेदभाव के, जाति धर्म के भेदभाव के, जब ऐसे बच्चों के, सभी बच्चों को समान अवसर, और उनके घर के निकटस्थ जो उनके घर के पास का स्कूल है, वहां पे जब उनको स्कूल के एजुकेशन मिलती है, या उनको समाज के किसी भी अ, प्रक्रिया में अवसर दिया जाता है, तो यही आपका इंक्लूशन कहलाता है। स्कूल के संदर्भ में भी यही बात होती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में भी आप वो ऐड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। सहयोगी अधिगम क्या है, मतलब जब एक से ज़्यादा लोग आपस में मिलजुल कर जो अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, एक दूसरे से सीखते और एक दूसरे से सिखाते हैं। जैसे कि मुझे कोई अच्छी चीज़ आती है तो मैं उससे, मेरे दोस्त मुझसे सीखेंगे। और अगर मुझे कोई चीज़ थोड़ी जिसमें मेरी कमी है या मैं उसको ठीक से नहीं जानता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ उसको जब सीखूंगा, पढ़ूंगा, तो मैं उनसे सीखूंगा। इस तरह का जो एक वातावरण होता है जहाँ पे सब लोग एक ग्रुप में, एक सहयोग की भावना के साथ जब पढ़ते हैं, जैसा कि क्लासरूम में होता है, तो वो एक कोऑपरेटिव लर्निंग का रहता है। और ये शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3। टू होम यू कॉल स्पेशल चाइल्ड, आप विशिष्ट बालक किसे कहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि नाम है विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक ऐसे बालकों को हम लोग कह सकते हैं जो बालक आपके आप इस क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं कि जो बालक किसी प्रकार से विशिष्ट योग्यता को रखते हैं। ठीक है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। विशिष्ट बालकों की अलग से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक या उनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो कि बोलता है कि टू कॉजेस ऑफ एक्सक्लूसिया, बहिष्करण के 2 कारण बताइए। तो बहिष्करण यानी कि किसी कारणवश जब हम लोग किसी को एक समाज या किसी एक प्रक्रिया से दूर रखते हैं, तो वही बहिष्करण कहलाता है। तो अगर हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें, तो टू कॉजेज ऑफ एक्सक्लूसिया यहाँ पे हो सकता है, बहिष्करण के 2 कारण ये हो सकते हैं। आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है,
सामाजिक संरचना जो है उसकी वजह से जाति पाति का जो भेदभाव होता है उसके कारण से भी बच्चे हो सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्कूलों का घरों से काफी दूर होना भी पहले और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से एक्सक्लूशन होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 5। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन? यानी कि समावेशी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है? तो समावेशी शिक्षा में अध्यापक की भूमिका तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में शिक्षक के ही निगरानी में सारी शिक्षा की ये जो प्रक्रिया होती है, समावेशन का कार्यक्रम होता है, उसमें शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। वो इस बात को निर्धारित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है कि इंक्लूसन की जो प्रक्रिया है, समावेशन की जो प्रक्रिया है, वो सही प्रकार से हो रही है। बच्चा अगर विभिन्न विभिन्न क्या कह सकते हैं उसको, परिवेश से आते हैं, अलग अलग समाज से अंग से आते हैं, तो इन बच्चों को क्लास में अच्छा माहौल देना, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ना, कोई भेदभाव ना करना, लिंग और धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, लड़का लड़की के बीच में कोई भेदभाव ना करना, इस तरह का जो वातावरण जब एक शिक्षक क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर बना के रखता है, तो यही जाके आपका जो है एक इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, और इस तरह से शिक्षक अपनी भूमिका को निभा सकता है। प्रश्न संख्या 6। राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभावान बालकों की 4 विशेषता बताइए। तो भैया इनके आप सिंपल सिंपल से आप खुद भी अपने अगल बगल में देख सकते हैं बच्चों को, आप भी प्रतिभावान हैं, आप अपनी ही 4 विशेषताएं लिख दीजिए कि आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। जो एक प्रतिभावान बच्चा होता है वो चीजों को बहुत ही गहराई से समझता है, उसकी जड़ तक जाने का प्रयास करता है, वो आपको एक ही चीज को अनेक प्रकार से सोचने का प्रयास करता है, उसकी जो आईक्यू लेवल होता है वो ज्यादा होती है। जैसे सामान्य तक बच्चों की आईक्यू लेवल आप देखेंगे कि 100 से 110 तक की होती है, लेकिन अगर एक प्रतिभावान बच्चा है जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो उसकी आईक्यू लेवल आप देखेंगे 110 से 130 के बीच में हो सकती है, उससे ऊपर भी हो सकती है। तो इस तरह से आप 4 कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं उसमें। प्रतिभावान बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, प्रतिभावान बच्चों में काफ़ी हुनर होता है, वो एक से ज़्यादा चीज़ों में रुचि लेते हैं, वो भाषण देने में आगे होते हैं, वो शिक्षक के द्वारा सिखाई गई चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 4। मेंशन फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड एनसीएफ। पीडब्ल्यूडी तथा एनसीएफ का पूर्ण विस्तार करें। तो पीडब्ल्यूडी मतलब होता है पीपल विथ डिसेबिलिटी, एंड एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। देखिए एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से गाइडलाइन है जो शिक्षक को और शिक्षण संस्थानों को एक निर्देश देता है कि किस प्रकार से शिक्षा की प्रक्रिया को चलाया जाए, जिससे कि जो हमारा समाजी शिक्षा या फिर जो शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाया जा सके। और पीडब्ल्यूडी के अंदर वो सारे बच्चे या उस तरह के लोग आते हैं जो कि किसी भी कारण से शारीरिक या आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता के शिकार हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, ये प्रश्न संख्या 8 है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण अक्षम की 2 विशेषताएं लिखी हैं। अब देखिए अक्षम यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड कौन होते हैं? जो लोग सुन नहीं पाते। तो इनकी विशेषताएं, मतलब विशेषताएं का मतलब इनको कैसे आप पहचानें? तो देखिए अगर ऐसे लोग, या अगर बच्चों की बात करें, तो अगर कोई बच्चा क्लासरूम में बैठा है और वो आपकी बातों को सही से नहीं सुन पा रहा है या कई बार आपको रिपीट करने के लिए बोलता है, ये एक उसकी एक विशेषता हो सकती है। और या फिर वो अपनी गर्दन या कान को आपकी ओर झुका के रखता है या आपकी ओर ऐसे बढ़ा के रखता है जिधर से आप बोल रहे हैं, तो ये भी एक उसका एक विशेषता हो सकती है। या दूसरी बात हो सकती है उनको कान में दर्द होना, या उनको विचलन होना, या वो बार बार दूसरे की कॉपी से नोट करे। ये सारी चीजें एक शिक्षक के रूप में हमको ध्यान देनी होंगी, जिससे कि हमको पता चल सकता है कि बच्चा कहीं श्रवण दोष का शिकार तो नहीं है। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट? आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन, इसलिए अभी इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन असेसमेंट जैसा कि आप समझते ही हैं कि हम लोग मूल्यांकन करते हैं किसी कार्य का, जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे कि बच्चा कोई भी पाठ पढ़ लेता है तो उसके बाद जब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि फीडबैक के फॉर्म में फिर हम लोग उसका उत्तर भी देते हैं, ये एक तरह का असेसमेंट है। इवैल्यूएशन जो कि असेसमेंट्स के ही कई सारे रूप होते हैं, वो इवैल्यूएशन होते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में देखना होगा, मैं उसका जवाब आपको बाद में दे दूंगा। अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 10। राइट
4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसन के बारे में बताया था, सिर्फ स्कूल में उस संदर्भ को जोड़ दीजिए। समावेशी विद्यालय की 4 विशेषताएं, तो पहले लिख सकते हैं कि एक समावेशी विद्यालय के अंदर समान अवसर दिए जाते हैं बच्चों को, यानी कि बच्चा किसी भी परिवेश से आए उसको समान अवसर दिए जाते हैं। समावेशी विद्यालय के अंदर लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, लड़के लड़कियों को समान अवसर मिलता है। समावेशी विद्यालय के अंदर जो बच्चे किसी कारणवश शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश वो किसी शारीरिक दोष से या किसी रोग से ग्रसित है, वैसे बच्चों को भी समान बच्चों के साथ में बैठा के उनके साथ उनको अन्य माध्यम से सहायता प्रदान करके शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं बहुत सारे। अब आते हैं खंड ब, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और उत्तर लिखने के लिए शब्द की सीमा होती है 200 शब्दों की। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। वाई द इंक्लूसिव एजुकेशन इज यूजफुल टुडे? समावेशी शिक्षा आज क्यों आवश्यक है? अब ये डिटेल क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं क्यों आवश्यक। आप समझ ही सकते हैं कि भाई जब समाज का हर एक वर्ग आपके साथ पढ़ाई करेगा, हर समाज का हर एक इंक्लूशन होगा, हर एक वर्ग का, लड़कियों को ज़्यादा ज़्यादा प्रभाव हम लोग प्रमोट करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या होगा? अगर आज 10 लोग काम कर रहे हैं तो आगे समावेशन के कारण 20 लोग काम करेंगे। महिलाएं जो कि सिर्फ घर में सिर्फ खाना बनाने का काम करती हैं, उस तरह की गतिविधियों में अभी शामिल है, वो भी शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त करने के बाद में आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाएंगी, डिपेंडेंट हो जाएंगी, अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, तो आय भी बढ़ेगी परिवार की। जब परिवार का आय बढ़ेगा, परिवार की स्थिति अच्छी होगी, तो किसी न किसी तरह से समाज में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, समाज भी प्रभावित होगा, समाज में भी अच्छे प्रभाव दिखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंक्लूसन से व्यक्तिगत जो प्रगति होती है, जो विकास होता है, साथ ही साथ समाज का भी सर्वांगीण विकास होता है, और ये बहुत ही सत्य बात है। इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में लिख सकते हैं। अथवा अगर इस प्रश्न को आप नहीं लिखना चाहते हैं तो व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल डिसेबिलिटी? शारीरिक असमर्थता से आप क्या समझते हो? देखिए, आप इसको तो आप लिख ही सकते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से अगर शरीर में कोई अंग दोष है, किसी प्रकार से शारीरिक अक्षमता आ गई है, तो यही आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। जैसे लंगड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति, या किसी की आंखों में दोष है, कोई कान से सुन नहीं पाता है, या कोई ठीक से लिख नहीं पाता है, या फिर चल नहीं पा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं आप सोच सकते हैं। ये सारे जो एक गुण हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के, या ये सब प्रकार हैं फिजिकल डिसे, इसको क्रमवार करके एक्सप्लेन करके हम लोग लिख सकते हैं 200 शब्दों में। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए टीचर फॉर लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट? अधिगम असमर्थ छात्र के प्रति अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, 2 शब्दों में ही बताऊंगा कि अधिगम असमर्थ है, तो यानी कि उसको समर्थ करना है शिक्षक को। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी या आपकी, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का यही दायित्व होना चाहिए कि ऐसे छात्रों को हीन भावना का शिकार ना होने दें, उनको ऐसा फील ना होने दें कि वो जो सामान्य बालक हैं, जो कि शारीरिक रूप से सक्षम है, उनसे किसी प्रकार से कम है। तो अगर आवश्यक हो तो ऐसे बालकों को शिक्षा के लिए अगर कुछ बाह्य इक्विपमेंट या यंत्रों की द्वारा शिक्षा देने से अगर कुछ के उनकी शिक्षा पे फर्क पड़ता हो, जैसे कि ब्रेल लिपि हो गए या श्रवण और इस तरह की कोई चीज़ें जो कि आपको मदद करती हैं, वो भी हम लोग दे के उनकी जो पढ़ने की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा अथवा में है, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर टीचिंग अ विजुअली चैलेंज चिल्ड्रंस? ठीक है, तो विजुअली चैलेंज अगर चिल्ड्रन है तो देखिए मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ कि अगर विजुअली चैलेंज बच्चा है, अब अगर पूरी रूप से दृष्टिबाधित है तो उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा के रूप में हम लोग श्रवण माध्यम से दे सकते हैं, साथ ही साथ ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बच्चा देख सकता है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, तो कक्षा में उसको आगे बैठाइए। अपने लिखने का जो श्याम पट्ट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जो हम लोग लिखते हैं, उसमें जो लिखने के जो अक्षरों का जो साइज है उसको थोड़ा बड़ा रखा जाए। पढ़ाई के दौरान बच्चे से बार-बार बात की जाए कि हाँ, बच्चे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे कि ये भी पता चलता रहे कि सही में बच्चा देख पा रहा है वो चीज़ें जो हम बता रहे हैं, या उसको सही से समझ पा रहा है कि नहीं समझ रहा है। ज़रूरत पड़े तो उनको अलग से भी बताया जाए ताकि बच्चे को
एक आत्मविश्वास बना रहे और वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके, जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको देख सके। व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रश्न संख्या 4 का है, और प्रश्न संख्या, सॉरी माफ करिएगा, प्रश्न संख्या 4 में पहला है, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंक्लूजन। तो समावेशन में जो आर्थिक आज की आईटी टेक्नोलॉजी है इसका क्या योगदान है। तो देखिए, ऑडियो विजुअल ये भी आईटी है, इंटरनेट के माध्यम से सिखा सकते हैं, आजकल जियो बोर्ड है, आजकल बहुत सारे दृश्य श्रवण तकनीक है, जो वहाँ से जाके हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चों को बोलना, उच्चारण करना, सीखना सिखा सकते हैं एनिमेशन के माध्यम से। तो बहुत ही सकारात्मक योगदान होता है टेक्नोलॉजी का इंक्लूशन में। इसके माध्यम से जो अलग अलग जगहों पे बच्चे, जहाँ की शिक्षा को पहुंचाना थोड़ा असंभव है, ऐसी जगह जहाँ की पहाड़ी क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों को आईटी के माध्यम से एक क्लासरूम में जोड़ा जा सकता है, डिस्टेंस एजुकेशन दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही काम करता है लोगों को जोड़ने का, हम दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस तरह के पॉइंट्स को आप सोच के इसमें लिख सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने बात किया था, बिल्कुल उसी को एक्सप्लेन करके 200 शब्दों में आप लिख सकते हैं कि आपस में मिलजुल कर पढ़ेंगे, सीखेंगे तो एक सामाजिक व्यवहार का भी विकास होगा, सीखने को मिलेगा एक दूसरे के साथ में, हर तरह का कंट्रोल करने का, इमोशनल बैलेंस सीखेंगे, तो हर तरह की चीजें आप सीखते हैं। प्रश्न संख्या 5, हाउ विल यू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे। आप पॉइंट्स लिखिए। व्हाट आर द इकोनॉमिक बैरियर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, इकोनॉमिक बैरियर बोल रहा है सामाजिक समावेशी शिक्षा में आर्थिक अवरोध कौन से होंगे। तो मोटे तौर पे देखिए पॉइंट्स में अगर बात करें तो ये देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए अगर आप बात करते, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहयोग आपको चाहिए, तो इसमें खर्च लगता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च होगा वो एक हमारे समय सामने चुनौती होती है। दूसरा, बच्चे, जैसे कि हम लोगों ने बात करा कि अगर शारीरिक आंशिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, उनको हमको समावेशन करने के लिए अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी युक्त चीज़ें देनी पड़ेंगी, जैसे कि ब्रेल देना पड़ेगा, ऑडियो विजुअल चीज़ें, उसमें भी खर्चा आता है। तो इस तरह से आप सोच के इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, डिस्क्राइब द मेन टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड इन इंक्लूसिव। वही चीजें हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, मेन टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जाति पाति का भेदभाव ना किया जाए, बच्चों के बीच में भी आपसी भेदभाव की भावना को दूर करने की प्रयास किया जाए, उनको इस बातों का महत्व समझाया जाए कि ये गलत चीजें हैं। साथ ही साथ क्लासरूम के अंदर सबको मिलजुल के बैठने का प्रयास, कभी भी भेदभाव ना करें कि ऊंचे गोरा काला के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण ना करें, खेलने का अवसर दें, ग्रुप वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, फील्ड में ले जाएं, फील्ड ट्रिप्स कराएं, जिससे कि बच्चे आपस में मिले और उनके बीच में एक सामाजिक भावना विकास करें। साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के घर के निकटता ही स्कूल हो, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। वॉट ए टीचर शुड डू अबाउट फिजिकल हैंडीकैप चिल्ड्रन। अब देखिए, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो हम ही अभी इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने पे ये समझ गए कि शारीरिक रूप से अगर बच्चा विकलांग है तो हमको उसको थोड़ी सहायता इस तरह से दे कि जो शारीरिक विकलांगता की वजह से जो समस्या हो रही है वो समस्या उसको ना हो, ताकि वो समान बालकों की तरह से ही शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसको वो अवसर आराम से मिलता है। तो जिस प्रकार की शारीरिक विकलांगता उस प्रकार से उसको सहायता की जाए। साथ ही साथ सरकार और जो शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी या जो लोग हैं उनको इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की जो सुविधाएं बच्चों को देनी चाहिए, जिसके माध्यम से उनके जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो सुगम हो। अगर आने जाने में दिक्कत हो रही है तो उनको व्हील चेयर दिया जाए, स्कूल में रैंप बनाए जाए, जिससे कि बच्चे ऊपर लैब में आराम से जा सके, उनके हाइट की लैब में रैंप हो, क्लासरूम में उनको देखने के लिए बड़े फॉन्ट्स देखने के लिए विजुअल आइडियल होने चाहिए, ऑडियो विजुअल्स की व्यवस्था की जाए, इस तरह से हो सकता है। अब खंड सी में आते हैं हम लोग, जहाँ पे कि बहुत ही लॉन्ग, जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 500 वर्ड्स में लिखने हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम पॉइंट्स में किसी चीज़ को लिखते हैं। देखिए, अब मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि जाके हम वर्ड्स भी पूरे लिख लें और बाहर भी ना जाए और एक सिस्टमेटिक वे में रहे। तो एक वीडियो में डाल रहा हूँ, आप देखिएगा जरूर। यहाँ पे कोई भी दो कर रहा है हमको, कोई भी दो, 7, 8, 9, 10, 11 में से, तो हम कोई भी दो करना है तो कोई कर लेते हैं जी।
डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखिए इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बस एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर में कई सारी चीज़ों को, कई सारे शिक्षा के जो विधाएं हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सबके लिए शिक्षा और सबके निकटतः जो घर के पास में शिक्षा हो वो। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है तो कि खेल कूद को भी जोड़ लें, वो भी एक शिक्षा है। म्यूजिक को सीख लें, लिटरेचर की शिक्षा, ज्ञान की, विज्ञान की शिक्षा, ये सारी शिक्षाओं को जो एक तरह से प्रोवाइड कराया जाता है एक साथ, ये आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत आए। प्रश्न संख्या 8, what are the effects of social attitude on inclusive education? Explain it. What are the effects of social attitude on inclusive? बोला कि सामाजिक अभिवृत्ति का समावेशी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करें। अब देखिए सामाजिक अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि जो समाज का जो एटीट्यूड है, समाज की जो अभिवृत्ति है, तो देखिए उसका क्या पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आज तक इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी है क्योंकि समाज के जो धारणा अवधारणा थी शिक्षा के प्रति वो बहुत ही आ, भिन्न थी, लड़के लड़कियों के लिए जाति पाति के आधार पे थी, तो जिसकी वजह से काफी पिछड़ापन रह गया है शिक्षा में। तो यही जो मेन पॉइंट को समझते हुए हमको अपना एक्सप्लेन करना है कि समाज का दृष्टिकोण बदलता है। आज लड़कियों को भी पढ़ने का अवसर मिल रहा है, दृष्टिबाधित लोग और जो दृष्टि आंशिक रूप से दृष्टि है या शारीरिक रूप विकलांग लोग, उनको भी आज शिक्षा दे रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि ये तो बस आश्रित रह सकते हैं, लड़कियों को माना जाता था ये घर में ही रह सकते, तो इस तरह की विचारधारा में बदलाव हुआ है। पहले यही विचारधारा जो थी, संकीर्ण विचारधारा थी जो शिक्षा में हमको बाधा दे रही थी, आज इनमें बदलाव आ रहा है, शिक्षा के जो प्रसार है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट्स को डिवाइन कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 9 है, व्हाट डू यू मीन अबाउट फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर देम इन स्कूल। शारीरिक रूप से अक्षम बालक से आप क्या समझते हैं, इन्हें विद्यालय में कैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अब देखिए शारीरिक रूप से अगर बच्चा अक्षम है तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करते हुए क्या करेंगे कि 2-3 मुख्य प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं के बारे में लिखेंगे। फिर मान के चले अगर बच्चा दृष्टिबाधित है या बच्चा सुन नहीं पा रहा है, दूसरा हो गया या बच्चा अगर पैरों से विकलांग है, तो ये 2-3 टाइप की विकलांगता हैं, आप इनको अलग अलग तरीके से लिखिए और जैसी विकलांगता उस तरफ से सुविधाएं प्रदान करते हुए शिक्षा को हम लोग प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इनको पॉइंट्स में लिखा जा सकता है। वाई इवेल्युएशन एंड असेसमेंट इज नेसेसरी इन इंक्लूसिव। देखिए इवेल्यूशन हो या असेसमेंट हो, यानी कि मूल्यांकन करें या हम लोग आकलन करें, आकलन मूल्यांकन दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं, क्योंकि अगर सिर्फ शिक्षा देती जाए एक व्यक्ति को और उसको दिया ही जा रहा है और उसका आकलन नहीं किया जा रहा है कि उसने क्या सीखा है कि नहीं सीखा है, कितनी मात्रा में उसको शिक्षा दी जाए जिससे कि उसकी जो आवश्यकता है, जो सीखने की आवश्यकता है वो पूरी हो रही है नहीं, जो हम सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख भी रहा है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों की जो मूल्यांकन करना, आकलन करना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उसके आधार पे अपने शिक्षण की प्रक्रिया में बदलाव कर सके, शिक्षण के जो साधन है उसमें बदलाव कर सके, या तो घटाए या बढ़ाए या उनको नए तरीके लेकर आए। तो ये सारा कुछ हमको तभी पता चल पाएगा जब हम लोग एक निरंतर अंतराल पे हम लोग जो है आकलन करें अपने, हाँ, जो पढ़ाई की प्रक्रिया है, जो शिक्षा की प्रक्रिया है और बच्चों का भी जिनको कि हम चीज़ें सिखा रहे हैं, ताकि बच्चों के सीखने की क्षमता, उनके जो अब तक जो एक समय के बाद जो चीज़ें उनको सीख लेनी चाहिए, क्या उन्होंने उतना सीखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं, तो जाके फिर हम लोग वो सारे चीज़ों को हम लोग अपना सुधार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ मेन पॉलिसीज प्रोग्राम प्रोमोटिंग इंक्लूजन ऑफ स्कूल। विद्यालय में समावेशन को अग्रसर करने वाली प्रमुख नीतियों कार्यक्रमों के विस्तार से चर्चा करें। देखिए इसमें अगर कुछ भी ना याद आए तो 2-3 चीजें तो आप याद रख लीजिए कि कोठारी कमीशन लिख दीजिए भैया। हाँ, कोठारी कमीशन 1964, उसको आप एक्सप्लेन करिए। उसके बाद में आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की कुछ बातें हैं जो वो आप लिख सकते हैं। आपके आस पड़ोस में जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, इस तरह की जो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं इनके बारे में आप लिख सकते हैं। मिड डे मील के बारे में लिख सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, यानी कि जिसमें कि आपका 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है
आपकी पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई। इस तरह के जो प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं और आपको नंबर भी मिलेंगे। मैं देखो अगर 5 पॉइंट है, इनको 6-7 पॉइंट्स को लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करिए और मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा और एक परीक्षा का पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। अ, मैं यहाँ पे आगे ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी दूंगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग की तरफ से डिमांड होगी तो। और आप दोनों से जो भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और जो भी चीज़ें आपको पूछनी है मैं प्रयास करूंगा कि वो आपको बताऊं। आप कमेंट में वो करके मुझसे पूछ सकते हैं। भाषा की त्रुटि के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो बोलते वक्त अति उत्साहित हो जाता हूँ, तो कई बार उतना कुछ ज़्यादा ही बता देता हूँ, तो माफ़ करिएगा। वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके मेरे बताएं। और मैं आगे और भी वीडियोस डाल रहा हूँ। प्रश्नों को किस तरह से लिखना सही रहेगा या किस तरह से लिखना चाहिए, जैसा या मैंने जैसा लिखा है वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो करिए उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, गुड बाय।